अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हमने फैब्रिक के स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स के हवाले से जो डिस्कशन की थी उसमें हमने फैब्रिक के ज्योमेट्रिकल मॉडल्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि फैब्रिक के स्ट्रक्चर को किस तरीके से मॉडल करके हम फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को सिमुलेट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फैब्रिक की जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फैब्रिक के स्ट्रक्चर से रिलेट करने की कोशिश की। इसमें हमने जो मेन टूल यूज़ किया वो कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम फैब्रिक की सरफेस प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करता है, और फिर हमने उस एनालिसिस को फैब्रिक के स्ट्रक्चर के साथ मॉडल करने की भी अटेम्प्ट की। आज हम फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ हैं, शियर प्रॉपर्टीज़ हैं या बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में भी हम जो रिज़ल्ट्स यूज़ करेंगे, जो कर्व्स यूज़ करेंगे, वो कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम से ही ली गई हैं। तो यानी हम जो फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वो भी विद रिस्पेक्ट टू कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम ही करेंगे। तो फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ हैं, शियर प्रॉपर्टीज़ हैं, बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनमें से हम टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। टेंसाइल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फैब्रिक की परफॉर्मेंस ड्यूरिंग यूज़ उन पे डिपेंडेंट होती है। टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ जितनी इम्पॉर्टेंट हैं उतना ही इनको स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड भी है, डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि फैब्रिक्स या टेक्सटाइल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ हैं या इनसे रिलेटेड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हैं, उनको स्टडी करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशंस आती हैं जब फैब्रिक के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोड अप्लाई करें, तो जो स्ट्रेन होती है उसमें डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस आती हैं जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में इसको डिफ़िकल्ट बनाती हैं। फिर फैब्रिक चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यार्न्स होते हैं, और जो यार्न्स हैं वो बज़ाते ख़ुद उनके क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ़ फाइबर्स होते हैं, तो यार्न्स फाइबर से मिलके बनते हैं। तो ये जो फैब्रिक का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें फैब्रिक के स्ट्रक्चर से लेके जिस यार्न से वो बना है उस यार्न का स्ट्रक्चर और यार्न में के स्ट्रक्चर में मौजूद फाइबर्स और फाइबर की प्रॉपर्टीज़, तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जब थोड़ी सी कोई डिफॉर्मेशन होती है तो एक कम्प्लेक्स चेन ऑफ मूवमेंट शुरू होती है जो फाइबर्स में या फैब्रिक के स्ट्रक्चर में मौजूद यार्न्स में होती है, जिसकी वजह से ये इन प्रॉपर्टीज़ को या इनकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा, जो फाइबर्स या यार्न्स होते हैं या जो फैब्रिक का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जब स्ट्रेस स्ट्रेन अप्लाई होती है और हम उनकी कर्व्स ड्रा करते हैं तो उनका बिहेवियर नॉन होकियन होता है, लीनियर की बजाय नॉन लीनियर बिहेवियर होता है, और नॉन लीनियर बिहेवियर को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है। तो जब हम फैब्रिक की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें और उनकी स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम ड्रा करें तो जो टिपिकल हमें डायग्राम मिलती है वो इस तरह की मिलती है। ये कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम से ही ली गई या डिराइव की गई एक कर्व है। तो इस तरह की कर्व जो है वो हमें फैब्रिक के हवाले से मिलती है। इसमें इस कर्व के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमें इनिशियली जब ये कर्व स्टार्ट होती है, जो इसका शुरू का स्टार्ट का रीजन है वो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी स्लोप बहुत कम है, यानी कि बहुत लो लेवल ऑफ स्ट्रेस के ऊपर जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देता है। तो इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि हमें पता है कि जो फैब्रिक का स्ट्रक्चर है उसमें क्रीम्प वगैरह होते हैं,
उसके स्ट्रक्चर में क्रिम्प जो होते हैं वो उनकी डी क्रिम्पिंग होती है। डी क्रिम्पिंग भी होती है और क्रिम्प इंटरचेंज भी होता है। डी क्रिम्पिंग ये है कि जिस सेट ऑफ फैब्रिक के ऊपर क्रिम्प है उस क्रिम्प का रिमूव होना, कि जब स्ट्रेस अप्लाई होना शुरू हुई तो ये क्रिम्प्स रिमूव होते हैं और क्रिम्प के रिमूव होने की वजह से लो लेवल ऑफ स्ट्रेस के ऊपर ही जो स्ट्रेन है या जो डिफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और डी क्रिम्पिंग के साथ दूसरा एक फिनोमिना भी हो सकता है कि क्रिम्प इंटरचेंज हो। क्रिम्प इंटरचेंज का मतलब ये है कि जब फैब्रिक की सरफेस के ऊपर लोड अप्लाई किया जाए जो अलोंग द वार्प या लेफ़्ट डायरेक्शन में हो सकता है, तो एप्लीकेशन ऑफ लोड के बाद अगर एक सेट ऑफ यार्न्स में क्रिम्प है तो वो इंटरचेंज हो जाए, वो दूसरे सेट ऑफ यार्न्स में क्रिम्प इंट्रोड्यूस हो जाए और इस तरीके से क्रिम्प इंटरचेंज हो जाए कि जिस यार्न के सेट के ऊपर टेंशन हो उसके ऊपर क्रिम्प कम हो जाए और दूसरे यार्न के सेट के ऊपर क्रिम्प ज़्यादा हो जाए। तो इस क्रिम्पिंग या इस क्रिम्प इंटरचेंज या डी क्रिम्पिंग का जो रीजन है वो ये इनिशियल रीजन होता है कि इस रीजन में लो स्ट्रेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन कर्व के ऊपर हमें मिलती है। तो हमने पिछली डिस्कशन में जब हमने फैब्रिक की ज्योमेट्रिकल मॉडल्स डिस्कस किए थे फैब्रिक के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो उन मॉडल्स को डिस्कस करते हुए भी हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हमने उन मॉडल्स के अंदर एज्यूम किए गए यूनिट सेल के हवाले से जब हमने क्रिम्प हाइट को डिस्कस किया था, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्रिम्प की हाइट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि इस क्रिम्प की हाइट के ऊपर जो फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी डिपेंडेंट होती हैं। तो ये जो स्ट्रेन है ये क्रिम्प डी क्रिम्प की वजह से भी होती है और उसके बाद ये जो यार्न के स्ट्रक्चर में मौजूद फाइबर्स की एक्सटेंशन है उसकी वजह से भी होती है। तो इस टोटल स्ट्रेन में जो कंपोनेंट क्रिम्प या डी क्रिम्प की वजह से होता है वो पोर्शन स्ट्रेन का ग्रेटर होता है उस पोर्शन से जो कि हम एज्यूम कर सकते हैं फाइबर की एक्सटेंशन या यार्न की एक्सटेंशन की वजह से। इसके बाद जो प्रीवियस कर्व थी वो तो थी अंडर लोडिंग, लेकिन अगर हम साइक्लिक लोडिंग अप्लाई करें जिसमें हम सैंपल के ऊपर पहले ज़ीरो से लेके लोड अप्लाई करना शुरू करें, मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाएं, फिर उसके बाद उसको साइक्लिक मैनर में उस लोड को रिलीज़ करें, तो हमें दो कर्व्स मिलती हैं। एक लोडिंग की कर्व जिसमें हम लोड को अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम सेट तक लेके जाते हैं, मैक्सिमम लेवल तक लेके जाते हैं, और दूसरा जब फिर उस लोड को रिलीज़ करते हैं और सैंपल को रिटर्न होने देते हैं उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, तो एक कर्व हमें वो मिलती है। तो साइक्लिक लोडिंग में जब हम लोड अप्लाई करें और रिमूव करें तो हमें इस लोड एप्लीकेशन और रिमूवल के दरमियान हिस्टेरेसिस या रेजिजुअल स्ट्रेन मिलती है कि हमने फैब्रिक के ऊपर लोड अप्लाई करना शुरू किया और उसके बाद उसको रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद कुछ फैब्रिक के स्ट्रक्चर में मौजूद डिफॉर्मेशन ऐसी इंट्रोड्यूस हुई जो कि रिकवर नहीं हो सकी और वो रेजिजुअल स्ट्रेन के तौर पे फैब्रिक के स्ट्रक्चर में मौजूद रहती है और उसको परमानेंट सेट भी कहते हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है जिसमें फैब्रिक अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ड्यूरिंग अनलोडिंग वापस नहीं आता, उसको हिस्टेरेसिस इफ़ेक्ट कहते हैं कि जो दोनों लोडिंग और जो लोडिंग की कर्व है, अनलोडिंग की कर्व है, वो लैग बिहाइंड करती है लोडिंग की कर्व के। तो जो अनलोडिंग की कर्व है वो अगर लैग बिहाइंड करे लोडिंग की कर्व के से, तो इन दोनों में इस बिहेवियर को हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो जो टेंसाइल बिहेवियर है फैब्रिक का वो सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर लोडिंग हो तो एक ही डायरेक्शन के इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि फैब्रिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जब लोड अप्लाई किया जाए तो फैब्रिक के स्ट्रक्चर में मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट्स या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो जो टेंसाइल बिहेवियर होता है वो इन सारे जो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट्स या स्ट्रेन्स या इफ़ेक्ट्स होते हैं इनका एक इंटीग्रेटेड बिहेवियर होता है जो हमें टेंसाइल बिहेवियर में नज़र आता है। तो जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वोवन फैब्रिक होती हैं, दैट मीन्स कि वो हाईली एनिसोट्रॉपिक होती हैं। अपने एक प्रीवियस लेसन में हमने
आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इसमें हमने ये देखा था कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स वो वाले मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोडिंग होती हैं, कि जो डायरेक्शनली जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, डायरेक्शनली डिपेंडेंट नहीं होती, वो वाले आइसोट्रॉपिक होते हैं कि हर डायरेक्शन में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ लोड चेंज कर दें, तो डायरेक्शन ऑफ लोड चेंज करने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर जाएँ, वेरी कर जाएँ, तो ऐसे मटेरियल्स को हम एनिसोट्रॉपिक मटेरियल्स कहते हैं। और फैब्रिक या टेक्सटाइल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाईली एनिसोट्रॉपिक होते हैं, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शनली डिपेंडेंट होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को एनिसोट्रॉपी कहते हैं। और एनिसोट्रॉपी अगर फैब्रिक में टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस करें तो दैट मीन्स कि हम तो इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हम सपोज़ करें कि हम फैब्रिक के ऊपर जो लोड है वो ना तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वार्प अप्लाई कर रहे हैं और ना ही अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेफ्ट अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं वो एट बाइस डायरेक्शन या एट 45 डिग्री के ऊपर, अगर सपोज़ जो वार्प की डायरेक्शन है उसके 45 डिग्री के अलोंग अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ होंगी या टेंसाइल मॉडुलस या टेंसाइल रिजिडिटी होगी इसकी फैब्रिक की, वो ज़्यादातर डोमिनेट करेगी, उसमें फैब्रिक का शेयर बिहेवियर या शेयर प्रॉपर्टीज़ उसको कंट्रोल करेंगी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई ना करें बल्कि किसी वार्प या वेफ्ट की डायरेक्शन में लोड अप्लाई करें, तो इस केस में जो फैब्रिक का शेयरिंग बिहेवियर है, शेयर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो फिर टेंसाइल के मॉडुलस को की वैल्यू के ऊपर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। तो यानी अगर हम डायरेक्शन ऑफ लोडिंग चेंज करें तो मुख्तलिफ मेकानिज़म जो हैं डिफॉर्मेशन के, वो फैब्रिक के टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से जो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ हैं फैब्रिक की, उनमें एनिसोट्रॉपी होती है या वो डायरेक्शनली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो कर्व हमें नज़र आ रही है लोडिंग की या अनलोडिंग की, ये चूँकि कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम से डिराइव की गई है। तो जो कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम है वो हमें फैब्रिक की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से 4 पैरामीटर्स मुहैया करके देता है, जो कि टेंसाइल वर्क कहलाता है, जिसको WT से कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम अपने रिज़ल्ट्स में डिनोट करता है। और टेंसाइल इलोंगेशन हमें देता है फैब्रिक की अंडर लोड, वो EMT के तौर पे उसका रिज़ल्ट देता है। और टेंसाइल लीनियरिटी LT और टेंसाइल रेजिलियंस RT का रिज़ल्ट हमें कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम देता है टेंसाइल प्रॉपर्टी, यानी कि टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ में ये 4 वैल्यूज़ हमें मिलती हैं सिस्टम से। तो जो टेंसाइल वर्क होता है वो एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है, कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके अंडर जो एरिया है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दैट इज़ नोन एज टेंसाइल वर्क। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान उस कर्व के नीचे जो एरिया होता है उसको टेंसाइल वर्क कहते हैं। अगर वो अनलोडिंग कर्व के नीचे हम ले रहे हैं तो वो रिकवरी का वर्क होगा। तो जो टेंसाइल इलोंगेशन है जिसको EMT से डिनोट करता है कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम, उसको वो एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ फैब्रिक को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि फैब्रिक जो है कितना उसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी है। ये फैब्रिक की एबिलिटी होती है टू बी स्ट्रेच्ड अंडर लोड, के जब फैब्रिक के ऊपर लोड अप्लाई किया जाए तो फैब्रिक स्ट्रेच कितना करता है, ये फैब्रिक की कहलाती है इलोंगेशन। तो अगर EMT की वैल्यू सिस्टम में हमें ज़्यादा मिले तो दैट मीन्स कि फैब्रिक हैज़ हायर एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन या एक्सटेंसिबिलिटी ज़्यादा है। तीसरी जो लीनियरिटी है टर्म हमें मिलती है या प्रॉपर्टी हमें मिलती है टेंसाइल की, वो लीनियरिटी होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हवाले से, कि ये रेशो होती है बिटवीन टेंसाइल वर्क WT या टेंसाइल इलोंगेशन के। टेंसाइल इलोंगेशन या और टेंसाइल वर्क के दरमियान जो रेशो है वो लीनियरिटी को एक्सप्रेस करती है। और फिर एक आखिरी टर्म जो हमें टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से मिलती है कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम से, वो टेंसाइल रेजिलियंस है। ये है रेशियो ऑफ द वर्क रिकवर टू द वर्क डन इन द टेंसाइल डिफॉर्मेशन, के
जो साइक्लिक लोडिंग जब हम अप्लाई करते हैं फैब्रिक के ऊपर, तो एक लोडिंग की कर्व होती है, एक अनलोडिंग की कर्व होती है। लोडिंग की कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो वर्क ऑफ लोडिंग उसको कह लें, और जो अनलोडिंग के दौरान जो कर्व हमें मिलती है उसके अंडर जो एरिया होता है वो रिकवरी का वर्क होता है। तो चूँकि जो वर्क डन होता है ड्यूरिंग लोडिंग वो ज़्यादा होता है ड्यूरिंग रिकवरी के वर्क से, तो ये जो फ़र्क है इसी फ़र्क को हम हिस्टेरेसिस कहते हैं, और इसी हिस्टेरेसिस की वजह से हमें रेजिडुअल स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो टेंसाइल की जो रेजिलियंस है वो एक्चुअली फिर वो टर्म है जो हमें बताती है कि फैब्रिक की अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की एबिलिटी कितनी है। तो टेंसाइल रेजिलियंस जो है वो रेशो है वर्क रिकवर्ड की वर्क डन के साथ। दैट मीन्स कि अगर वर्क डन इज़ इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग रिकवरी, तो ये दोनों कर्व्स मिल जाएंगे, उनका एरिया सेम होगा, तो हमें वर्क डन जो है टेंसाइल जो रेजिलियंस है वो 100% मिलेगी। लेकिन अगर वर्क डन जो है वो रिकवरी के दौरान वर्क डन कम है और जो लोडिंग के दौरान वर्क डन है वो ज़्यादा है, तो ये एरिया लेस दैन 1 होगा, ये रेशो लेस दैन 1 होगी, जो फैब्रिक की टेंसाइल रेजिलियंस में कमी शो करेगी। तो इसके बाद जो पहला मॉड्यूल है कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम का, वो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमें शेयर प्रॉपर्टीज़ भी वोवन फैब्रिक की देता है। तो शेयर प्रॉपर्टीज़ वोवन फैब्रिक की हम किस तरीके से देख सकते हैं। शेयर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फैब्रिक की ड्रेपिंग प्रॉपर्टीज़, प्लाईबिलिटी को और हैंडलिंग क्वालिटीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि जब लो लेवल की स्ट्रेसेस फैब्रिक के ऊपर अप्लाई होती हैं, और हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम फैब्रिक का जो रिस्पांस है अगेंस्ट स्ट्रेसेस वो लो लेवल की स्ट्रेसेस के अगेंस्ट हमें रिस्पांस देता है। और चूँकि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल यूज़ या ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक के ऊपर जो स्ट्रेसेस अप्लाई होती हैं वो लो लेवल की स्ट्रेसेस ही होती हैं, तो इस तरीके से जो कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम है हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन के करीब तर जो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका बिहेवियर देता है। तो इस बिहेवियर के दौरान चूँकि लो लेवल की इस टेस्टिंग के दौरान जो कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम है वो फैब्रिक के ऊपर लो लेवल की स्ट्रेसेस अप्लाई करता है, तो उससे फिर हमें इन प्रॉपर्टी से अंदाज़ा होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ फैब्रिक की ड्रेपिंग को या प्लाईबिलिटी को या हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ को कैसे इम्पेक्ट करेंगी। तो जो शेयर डिफॉर्मेशन है फैब्रिक की वो जो है फैब्रिक की ना सिर्फ ये कि शेयर प्रॉपर्टीज़ को बल्कि बेंडिंग और टेंसिल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्पेक्ट करती हैं, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकती हैं, इंक्लूडिंग बार या वेफ्ट के डायरेक्शन की। तो शेयर प्रॉपर्टीज़ को असेस करते हुए जो हमें कर्व मिलती है इवैल्यूएशन सिस्टम से, हम इसके लिए दोबारा से वाली वीडियो देख हैं जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस की थी। ये फैब्रिक की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ टेस्ट हो रही हैं कि यहाँ पे फैब्रिक को ग्रिप किया गया है इस पॉइंट के ऊपर, या ये वाली जो जा है या ग्रिपिंग पॉइंट है फैब्रिक का ये फिक्स्ड है इस मॉड्यूल में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम के 4 मॉड्यूल हैं, और जो पहला मॉड्यूल है वो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ और शेयर प्रॉपर्टीज़ हमें देता है। तो ये वाला वो मॉड्यूल है जिसमें कि फैब्रिक का जो सैंपल है उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ मेजर हो रही हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि फैब्रिक को इस साइड पे क्लैंप करके, ये फिक्स्ड क्लैंप है और ये वाला क्लैंप मूव कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है, ये देखें। तो इस तरीके से जो ये वाला मॉड्यूल है और टेस्टिंग के दौरान फैब्रिक के ऊपर इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई करता है, वापस आता है और फैब्रिक की ना सिर्फ ये कि एक्सटेंशन या एक्सटेंसिबिलिटी को मेजर करके हमें रिज़ल्ट देता है, बल्कि फैब्रिक के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वो भी हमें ड्रॉ करके देता है, जो हमने अभी देखी थी। इसके बाद जो फैब्रिक यही वाला मॉड्यूल जब फैब्रिक की शेयर प्रॉपर्टीज़ मेजर करता है तो वो ये नेक्स्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि फैब्रिक इस पॉइंट पे ग्रिप है और ये वाला जो जा है ये फैब्रिक की शेयर प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेजर कर रहा है। तो इसमें ये वाला जो जा है ये स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में, और स्लाइड करके शेयर स्ट्रेन
जो है वो फैब्रिक में इंट्रोड्यूस करने की कर रहा है। ये शेयरिंग अप्लाई हो रही है फैब्रिक के ऊपर, पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से जो फैब्रिक की शेयरिंग बिहेवियर है, ये शेयरिंग प्रॉपर्टीज है, शेयरिंग की जो कर्व्स हैं वो ड्रा होती हैं। तो जो शेयर स्ट्रेस और शेयर एंगल के दरमियान हमें कर्व मिलती है वो इस तरीके की होती है। इस कर्व को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इसके कुछ रीजन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें इनिशियल ए रीजन है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टिफनेस है ये इसकी जो स्लोप है थोड़ी सी स्टीपर है, इनकी जो स्टिफनेस है इनिशियली इंक्रीज़ करती है, ये इस रीजन में ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम शेयर स्ट्रेन ये इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो स्टिफनेस है ये डिक्रीज़ होती है। और पॉइंट ओ से ए रीजन में ये इंक्रीज़ करती है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करना शुरू होती है, और बी रीजन पे जाके ये बी से लेके सी तक इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा लीनियर हो जाता है। इनिशियल रीजन में स्टिफनेस के शेयर स्टिफनेस के ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इनिशियली जब इसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई होती है तो यान्स ने चूँकि लेटरली मूव करना होता है तो उनकी जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हिंडर होती है। वंस जो शेयर फोर्स है वो एनफ हो जाए, सफिशेंट हो जाए कि वो इस फ्रिक्शनल फोर्सेस जो यान्स के दरमियान होती हैं, जब अभी जो वीडियो देखी उसमें जब शेयर फोर्स अप्लाई होती है तो यान के मूव करने में जो शुरू में फ्रिक्शनल फोर्सेस रेजिस्टेंस करती हैं वो जब ओवरकम हो जाती हैं तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस कम हो जाती है, शेयर फोर्स कम हो जाती है, और फिर बी से सी के दरमियान ये लीनियर रहती है। और इस रीजन में इट इज सपोज्ड के जो फैब्रिक का बिहेवियर है वो इलास्टिक एलिमेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद पॉइंट सी के ऊपर जाके जो स्ट्रेन है या स्ट्रेस है वो शेयर फोर्स है वो अगेन इंक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न ये सपोज की जाती है कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस है बिटवीन द टू बेंट इंटरसेक्टिंग यान्स वो अगेन वो उसकी वजह से यहाँ पे जाके दोबारा इंक्रीज़ होता है शेयर फोर्स के दरमियान। तो कावाबाटा इवेल्यूएशन सिस्टम शेयरिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो वैल्यूज़ हमें देता है उसमें एक तो शेयर रिजिडिटी होती है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व होती है शेयर स्ट्रेस की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, और दूसरा शेयर हिस्टेरेसिस हमें देता है। शेयर हिस्टेरेसिस के लिए को दो टर्म्स में मेजर करता है, एक 2Hg और एक 2Hg5। 2Hg इन दो कर्व्स के दरमियान वो वाला हिस्टेरेसिस है जब शेयर एंगल 0.5 डिग्री तक हम महदूद रखें, और अगर शेयरिंग एंगल या शेयर डिफॉर्मेशन 5 डिग्री तक हो तो इन दो कर्व्स के दरमियान जो हिस्टेरेसिस होता है वो उसको 2Hg5 कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स शेयर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कावाबाटा इवेल्यूएशन सिस्टम हमें देता है। शेयर रिजिडिटी जो है वो रेजिस्टेंस होती है फैब्रिक की टू शेयर डिफॉर्मेशन, और जो शेयर हिस्टेरेसिस है वो एक्चुअली इन दो कर्व्स के दरमियान अगेन जैसे पिछले टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक में डिस्कस किया वो बेसिकली एनर्जी लॉस दे रहा है विद इन शेयर डिफॉर्मेशन साइकिल। इसके बाद जो तीसरी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं फैब्रिक की बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये भी हम कावाबाटा इवेल्यूएशन सिस्टम के हवाले से ही डिस्कस करेंगे। तो फैब्रिक का जो हैंड है ड्रेप प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनके ऊपर फैब्रिक की बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ इन्फ्लुएंस रखती हैं। तो जो बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ फैब्रिक की हैं वो ना सिर्फ ये कि वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि फैब्रिक की जो बेंडिंग है उसमें वो डिपेंड करती है उसमें यूज़ होने वाले यान का बेंडिंग बिहेवियर क्या है, और यान में चूँकि यान के स्ट्रक्चर में डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स की अपनी स्टिफनेस होती है जो कि बेसिकली फिर ट्रांसलेट होती है यान की स्टिफनेस में। तो यान की जो स्टिफनेस है वो फाइबर की प्रॉपर्टीज़ और यान के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फिर फैब्रिक का जो अपना वीव स्ट्रक्चर है, वीव क्या है वो उसके ऊपर फैब्रिक का बेंडिंग बिहेवियर डिपेंड करेगा। फिर फैब्रिक की सरफेस के ऊपर अगर किसी किस्म की फिनिशिंग लगाई गई है तो उस फिनिशिंग ट्रीटमेंट के ऊपर भी फैब्रिक की स्टिफनेस डिपेंड करती है। फिर यान बेंडिंग बिहेवियर जो है वो
फाइबर्स का फाइबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या यान के स्ट्रक्चर के ऊपर जो डिपेंड करता है, तो ये भी एक इन्फ्लुएंस होता है। तो बेंडिंग रिजिडिटी जो फाइबर की है वो उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है कि रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, के फाइबर को अगर बेंड किया जाए तो फैब्रिक बेंडिंग में जो रेजिस्टेंस देता है उसको बेंडिंग रिजिडिटी कहते हैं। कवाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम से जो हमें बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ की कर्व मिलती है, उसमें फैब्रिक को जब बेंड किया जाता है तो जो बेंडिंग मोमेंट या टार्क होता है उसको ड्रॉ किया जाता है अगेंस्ट बेंडिंग कर्वेचर के। फैब्रिक को बेंड करते हुए जो कर्वेचर, जिस कर्वेचर में बेंड किया जाए और जो उसके ऊपर मोमेंट अप्लाई किया जाए, इसको अगेन अगर हम वीडियो में देखें ये फैब्रिक है यहाँ पे, और ये वाला जो मॉड्यूल है बेंडिंग टेस्टिंग के लिए जो मॉड्यूल है कवाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम का, ये इस फैब्रिक को बेंड कर रहा है दोनों डायरेक्शंस में, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। और बेंड करते हुए जो बेंडिंग का टॉर्क है वो मेजर होता है सेंसर के ज़रिए से, टॉर्क सेंसर के ज़रिए से, और जो बेंडिंग कर्वेचर है वो नोन होती है। तो इस तरीके से फैब्रिक को टेस्ट करते हुए जो टॉर्क सेंसर है वो बेंडिंग मोमेंट को रिकॉर्ड करता है और बेंडिंग कर्वेचर के अगेंस्ट हमें ये कर्व ड्रा करके देता है। इस कर्व को भी अगर देखें तो जो ओरिजिन के पास रीजन है उसमें जो बेंडिंग स्टिफनेस है वो ज़्यादा है और पॉइंट ए के ऊपर जाके वो कम हो जाती है, और फिर ए से लेके बी तक का ऐसा रीजन है जिसको हम ऑलमोस्ट लीनियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो बेंडिंग बिहेवियर है फैब्रिक, उसको बेंडिंग रिजिडिटी से और बेंडिंग हिस्टेरिसिस से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और बेंडिंग रिजिडिटी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द फैब्रिक टू बेंडिंग है, और बेंडिंग हिस्टेरिसिस अगेन जैसे शियर और टेंसल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया, ये एनर्जी लॉस है विद इन अ बेंडिंग साइकिल, दैट इज़ डिफरेंस इन द बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व। कि ये बेंडिंग मोमेंट है लोडिंग के दौरान, ये बेंडिंग मोमेंट की कर्व है अनलोडिंग के दौरान। इनमें जो फ़र्क है जो लैग बिहाइंड है, अनलोडिंग कर्व जो लैग बिहाइंड करती है लोडिंग कर्व से, वो हिस्टेरिसिस कहलाता है। तो जो बेंडिंग बिहेवियर है वो बोथ बेंडिंग रिजिडिटी और बेंडिंग हिस्टेरिसिस जो है उसको उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कवाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम है वो बेंडिंग बिहेवियर और फैब्रिक इन टर्म्स ऑफ रिजिडिटी और बेंडिंग हिस्टेरिसिस देता है, और बेंडिंग रिजिडिटी जो होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंट कर्वेचर कर्व होता है, कि जो मोमेंट कर्वेचर कर्व होती है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बेंडिंग रिजिडिटी कहलाता है। तो ये तो थी हमारी टेंसाइल, शियर और बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कशन, जो हमने इन प्रॉपर्टीज़ को कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम के रेफरेंस से स्टडी किया। और इससे पिछले लेक्चर में फैब्रिक की जो सरफेस प्रॉपर्टीज़ थी उनको फैब्रिक के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस किया, और वो भी कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम के हवाले से ही हमने उसकी डिस्कशन की थी कि रिज़ल्ट्स को किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है फैब्रिक के स्ट्रक्चर्स के साथ, और डिफरेंट रिसर्चर्स से उसके मॉडल भी डिस्कस किए। तो अगर हम इसको समराइज़ करें कि जो कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम है वो हमें, उससे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ले सकते हैं, तो टेंसाइल के हवाले से एक्सटेंसिबिलिटी हम मेजर कर सकते हैं फैब्रिक की जो EMT है, लीनियरिटी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख सकते हैं। टेंसाइल एनर्जी पर यूनिट एरिया WT या वर्क ऑफ जो वर्क होता है लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान वो हमें मिलता है। फिर टेंसाइल रिजिलियंस के एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फॉर्मेशन के जो रेशो है वर्क डन ड्यूरिंग लोडिंग और अनलोडिंग, उसमें जो रेशो है वो टेंसाइल रेजिलियंस कहलाती है। फिर बेंडिंग के हवाले से हमें बेंडिंग रिजिडिटी भी और बेंडिंग हिस्टेरिसिस की टर्म्स मिलती हैं। शेयरिंग प्रॉपर्टीज़ के हवाले से शेयर रिजिडिटी और शेयरिंग हिस्टेरिसिस की दो वैल्यूज़ के 0.5 डिग्री के शेयर के ऊपर कितनी शेयरिंग हिस्टेरिसिस है, और 2.5 या 5 डिग्री के शेयर एंगल के ऊपर कितना हिस्टेरिसिस है। फिर सरफेस के हवाले से पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ फैब्रिक सरफेस फ्रिक्शन
और मीन डेविएशन ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट और ज्योमेट्रिकल रफनेस ऑफ द फैब्रिक सरफेस, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं। तो इसके बाद कंप्रेशन के फैब्रिक को अगर कंप्रेस किया जाए तो जो कंप्रेशन के नतीजे में कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डिक्रीज़ इन थिकनेस ऑफ द फैब्रिक होती है, उससे हम फैब्रिक का कंप्रेशन बिहेवियर भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी हमें कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम देता है। फिर थिकनेस ऑफ द फैब्रिक और वेट ऑफ द फैब्रिक भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, जिसमें हमने फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, टेंसाइल, शियर, बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ को देखा और फिर फैब्रिक के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया फैब्रिक की सरफेस प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन कावाबाटा इवैल्यूएशन सिस्टम की और फैब्रिक की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की।